Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Faheem B. In this podcast, I have with me a social activist, a lawyer, and a politician. Now, the thing about this podcast is we're going to focus more upon how we don't much know about law and what social activism is and what are the goals about it. So I'm going to introduce Faizan Mirza here. Thank you, Faizan Bhai, for coming. So, Faizan Bhai, let's talk about. You're a lawyer, right? So draw some light on it. Like, what law है क्या? लॉ है क्या, जो आपका ये सवाल है। लॉ से आप, अगर आप लॉ को करीब से जानोगे, पढ़ोगे, तो आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करोगे। जैसे एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो इनजस्टिस के अंधेरे को मिटाने के लिए हमको लॉ सीखना चाहिए, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हिंदुस्तान के हर नागरिक को एटलीस्ट उसके बेसिक राइट्स, बेसिक लॉस जो कंट्री के है वो पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंस है लॉ की। ये इस पे थोड़ा रुक के बात करते हैं कि जो आपने कहा ना कि बेसिक राइट्स पता होनी चाहिए, वो बेसिक राइट्स है क्या? टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। आजकल सबसे बड़ा एक बेसिक राइट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको थोड़ा कम होता जा रहा है, जो अगर आप बोलो तो आपके बोलने पर पाबंदियां हैं। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ, हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने इंक्रिप्शन के ताल्लुक से भी कहा था कि अगर हमारे इंक्रिप्शन पर कोई बाधा आएगी तो वी विल डिसकंटिन्यू आवर सर्विसेज इन इंडिया। राइट टू प्राइवेसी भी एक राइट है, और व्हाट्सएप चैट्स के बारे में, जो इंक्रिप्शन के बारे में जो मसला था, कहीं ना कहीं वो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। Correct. तो बेसिक राइट्स ये है, राइट टू एजुकेशन, Yes. के हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को उसके हक का एजुकेशन पाने का अधिकार है। वेदर इफ इट इज स्ट्रीट बेगर्स सन, या फिर देश के कितने भी बड़े उद्योगपति का बेटा हो, हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। वो तो अफसोस है कि हम लोग शिक्षा के बारे में बंदोबस्त नहीं कर पाए। बट फैजान भाई, आई वांट टू बिल्ड ऑन दिस कि जिस आपने कहा कि वी हैव राइट टू एजुकेशन, राइट, which is something मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। लेकिन आई थिंक जब हमने प्राइवेट में भी कॉन्वर्सेशंस की है ना, यू हैव ऑलवेज पुश्ड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ यू ऑलवेज feel like other than everything else, your social activism is mostly about education, and that is what got me interested in doing a podcast with you, right? I want to build on this a little bit. How do we abhi education ka kya haal hai Hindustan mein, or how can it be better? Education can be better. आप ये देखिए कि हमको 5 किलो अनाज देने की ज़रूरत है लोगों को, 10 किलो अनाज हम बांटते हैं, लेकिन कोई शिक्षा नहीं बांटता, कोई एजुकेशन नहीं बांटता है। Exactly. अगर एजुकेशन को सही तरीके से, राइट टू एजुकेशन का सही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्सरी से लेकर टिल द 12th HSC तक सभी को, चाहे वो किसी सड़क पर बैठे हुए भिखारी का बेटा हो या राजा का बेटा हो, सभी को 12th तक का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया जाना चाहिए। ये हर सरकार कर सकती है, सभी को करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलता है, हमारा संविधान हमको बोलता है, तो क्या हम वाकई में हमारे संविधान का पालन कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस में आप देखो फीस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखो फीस। कई बच्चे फीस के उनके पेरेंट्स की लो फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से अपने एम्स अचीव नहीं कर पाते। क्यों हमको आज भी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है?
why can't we develop education system, a good education system here in our country? कर सकते हैं, करना चाहिए. जिस जिस जगह पर आपके मौलिक अधिकारों का कोई पालन नहीं है, तो वहां पर अनाज बांटना ही पड़ेगा. अनाज ही बांटा जा रहा है लोगों को. अनाज बांटने से बेहतर है उनको पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि ये और 4 लोगों की मदद कर सके. बट इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट, मुझे समझना है कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन कमी कहाँ पे है? वेयर इज द नीड टू डू सो? बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग, हर कोई पेरेंट कर रहा है ऐसा कि उसका बच्चा पढ़े, राइट? तो फिर आई अंडरस्टैंड जहाँ आपने कहा कि हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इसको चेंज कैसे किया जाए? द सिस्टम इज बिल्ड लाइक दैट, हाउ वुड वी चेंज इट? सबसे बड़ी बात, एजुकेशन सिस्टम पर हायर एजुकेशन स्टडीज के लिए आपको एक बेसिक बात बताऊंगा. हायर एजुकेशन स्टडीज के लिए अगर कोई बच्चा लोन निकाले किसी बैंक से, तो इंडिया के अंदर कार लोन का परसेंटेज कम है और एजुकेशन लोन का परसेंटेज ज्यादा है. रियली? यस, कई बैंक ऐसी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का. कई ऐसे संस्थान हैं जो कार लोन पर कम परसेंटेज लेते हैं लेकिन एजुकेशन लोन पर ज्यादा. क्यों हम एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री नहीं कर सकते? क्यों हम एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए एक अलग से मंत्रालय स्थापन नहीं कर सकते? एक अलग से बोर्ड ऑफ या बॉडी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते? हमारा तो नारा है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. इंडिया तो बढ़ ही रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है. But Faizan bhai, let's talk about it a little bit. Let's go deep into, because as you have always said, your activism will always be about education, and that's what I personally felt very much connected towards, right? And have ample respect for some people like that, because as you said, you very rightly said कि अनाज तो सब बांट रहे हैं, but शिक्षा कौन बांट रहा है? And I don't think it's going to leave my head for a while now. So it's a big thing. But इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ मैं. So अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, राइट? एज यू नो, AI is taking over everything. Yes. The problem is कि our education system is itself flawed, कि syllabus is pretty much old. Like I'm going to talk about this a little bit. I have somebody in my company who's a tech person. He Okay. dropped out of school, and then went on learning the whole thing through courses that he got from internet. Okay. And now he works in my company and gets paid well. What? So he did not, अभी वो 18 साल का है, 19 साल का है. Yes. तो he has a lifetime of learnings left, and he started already earning money. तो अगर ये कॉलेज के सिस्टम से जाता ना, तो it would have wasted 4 more years of his life. Is it worth it? मतलब you can have enough, आपके पास कुछ भी होना, कितना भी पैसा हो, आप सब कुछ शायद ले सकते हो, लेकिन वक्त आप कभी वापस नहीं ला सकते हो. वक्त कभी वापस नहीं आता, ये बात आपकी एकदम सही है. Exactly. Let's just think about it for a second. Let's say people go through heartbreaks and bunch of other things, but eventually they don't realize. लेकिन अगर देखा जाए ना, तो what they have really given, which is valuable more than their heart perhaps, is the time. Because you can't bring your time back. Yes. So what is education system doing? Don't you feel like we're wasting a lot of time in this too? I'm telling you that only. There should be some revolution in this system. ये सिस्टम बहुत, आप जो बोल रहे हो सिलेबस के ताल्लुक से और ये सारी बातें, इन सबको एक सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर लाकर सब कुछ चेंज करने की. हम शहरों के नाम बदल देते हैं, हम इंसानों के नाम बदल देते हैं. एक बार देश के भविष्य के लिए ये भी बदलना चाहिए, इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए. A brief thanks to our sponsor SmartTrip. SmartTrip is a travel-based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with SmartTrip. Code is on the screen. So, if you talk about activism, it comes from an idea of sort of, you get inspired by something or someone. What was your inspiration behind it? My inspiration is Sharad Pawar साहब.
उनसे ही मैंने पूरी प्रेरणा ली है। हर सिस्टम में किस तरह से, अभी आप एजुकेशन सिस्टम पे ही हमारी अभी बात शुरू थी, और आपने ये सवाल जो किया इंस्पिरेशन के बारे में, मैं उनसे इंस्पायर क्यों हुआ ये भी बताता हूँ। Yes. आप बारामती, जहाँ से शरद पवार साहब है, बिलोंग करते हैं, वो एक तालुक का प्लेस है। इट्स नॉट अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट पुणे आता है उसका। आप वहाँ चलो, वहाँ पे विद्या प्रतिष्ठान ये नाम से एक संस्था उन्होंने स्थापित की है, जिसमें कई कॉलेजेस है, इतने कॉलेजेस है हर फैकल्टी के। तो एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से, एक रोल मॉडल है मेरे लिए साहिब, जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने अपने बारामती में इस्टेब्लिश किया। मैंने वहाँ पर जाके उस एजुकेशन सिस्टम को बहुत डीपली स्टडी किया और बहुत करीब से देखा है कि आज बारामती से इंजीनियर्स, बारामती से इंटेलेक्चुअल्स ये निकल रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पर रिवॉल्यूशन लाना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब का तरीका अपनाना चाहिए। देश के कुछ लोगों ने उनसे सलाह लेनी चाहिए इस विषय में। Yeah. I want to add one more thing, that why I get inspired by पवार साहब most. 84 years की उनकी एज है। शायद आपको पता होगा, ही हैज बीन सर्वाइव्ड फ्रॉम कैंसर कुछ सालों पहले। 2-3 उनकी सर्जरीज हुई है, और वो होने के बावजूद भी, 84 इयर्स के होने के बावजूद भी, इतनी सर्जरीज होने के बावजूद भी 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में पब्लिक के बीच जाके पब्लिक की समस्या को सुनना, और वो समस्या का समाधान तुरंत उसी वक्त करना, और बारिश आ रही है तो भी एक्टिव, देखा है मैंने, seen that. और धूप है तो भी एक्टिव, 12 महीने एक्टिव, पब्लिक के बीच में रहना। अभी एक साल पहले ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस ब्लंडर हुआ था हमारे स्टेट में, हमारी पार्टी में हुआ था। वो ब्लंडर आज हुआ, और दूसरे दिन पवार साहब महाराष्ट्र के दौरे पे निकल गए किसानों के हालात देखने के लिए। उनको 56 इयर्स का उनका करियर है महाराष्ट्र में, 56 साल से आज वो इतना बड़ा करियर उनका महाराष्ट्र में, स्टैचू की तरह वो है, मूर्त की तरह है। तो 56 साल से जो लगाव महाराष्ट्र की जनता का साहब के साथ रहा है, वो इतना अटूट हो चुका है, इतना अटूट हो चुका है कि मैं अगर पब्लिक के बीच में आज जाऊं तो लोग भगवान मानकर पूजने की भी वो करते हैं उनको, बारामती वाले एरिया में, पुणे वाले एरिया में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया, काम किया। आईटी हब, सबसे बड़ी बात है कि हिंजवड़ी आईटी हब, वहाँ पर शुगर फैक्ट्री पहले होने वाली थी। इनॉग्रेशन के दिन पवार साहब ने वहाँ पर आईटी हब की, आईटी पार्क की घोषणा कर दी। आईटी पार्क की घोषणा के बाद में एकदम वहाँ पर सबसे पहले आईटी सेक्टर, आईटी हब आया। आईटी हब लाने के लिए वहाँ की जो कॉरपोरेशन था, 10 साल तक के आईटी हब का टैक्स हम नहीं लेंगे, ये बेसिस पर आईटी हब आया, और आईटी हब इतना बड़ा बना कि आज पुणे सबसे बड़ा आईटी हब है। सेकंड, आप बॉम्बे के अंदर बीकेसी देखते होंगे, बीकेसी का पूरा जो एरिया है, बीकेसी को इस्टेब्लिश करना 1978 में जब साहब सीएम थे, उसके बाद में भी 2-3 बार साहब सीएम रहे। तो बीकेसी को इस्टेब्लिश करना और वहाँ पर बड़ी बड़ी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिसेस लाना, बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेस लाना, ये बहुत बड़ी संकल्पना उन्होंने की और डेवलपमेंट किया। No, he's an inspiration for not just youth but everybody, for sure. I don't think I've seen anybody more focused than him. Yes. Precisely in India, Yes. at least. It's very focused. But why? Let's take a detour a bit now. Faizan Mirza talks less about him. So let's just try to get that out of him. You're a lawyer. Other than everything, very stressful job. Very stressful job, right? So much to think about. So many things happening around. How do you de-stress yourself? I heard you go to mountains as well, right? Talk about it a little bit. Yes, I go to mountains. I do meditations. ये थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को
पब्लिक के बीच में जाके उन लोगों के काम करना, सोशल वर्क करना, उन लोगों के साथ में कनेक्ट होना, समस्याएं जानना, समस्याओं का समाधान करना, ये मैं करूँ तो देखो, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना तो सब अच्छा ही होगा। अपनी जिंदगी को इस तरह बनाओ कि कोई अगर ये कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो तुम्हें दुख ना हो। बिल्कुल, बहुत सही बात, बिल्कुल। बट आप फिर से छूट गए। Talk about the mountains. How do you de-stress yourself? I understand you do a lot of help for people. वो मैं समझ गया. But you go into mountains. What do? Do you disconnect yourself? No, I don't disconnect myself. बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं करता हूँ। मैं नेचर से दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ साथ अपने लोगों का भी तो ध्यान रखना है, उनसे भी बातचीत करता रहता हूँ। बिल्कुल। So talk about nature. Does it heal you? Yes. थोड़ा इस पे बताइए. Let's get the politician side away. जब आप बैठकर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक अलग ही एनर्जी आपको फील होती है, जो आपके माइंड में, आपके हार्ट में एक पॉजिटिव पावर को पैदा करती है, और वो पॉजिटिव पावर ही अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए वही सबसे सही तरीका है। एंड इसमें जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो ना, पहाड़ों में या कहीं पे, लाइफ रिफ्लेक्ट करने का भी टाइम मिलता है. यू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट यू हैव डन इन लाइफ. यस. डू यू राइट देयर? यस. Come on. And you told me about that. तो Yes. इसीलिए share some of your favorite poetries with us. हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। One. अजान भी सुनते हैं और ये आरती भी। न जाने मेरे कानों का मजहब क्या है। एक और हो जाए फैजान भाई. Let's go one more. कुछ परिंदों को तो 2-4 दाने चाहिए, लेकिन कुछ को तो आसमान के खजाने चाहिए। दोस्तों का क्या है, वो तो यूं ही मिल जाएंगे मुफ्त में। रोज नया सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। इस बात में मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इंसान की तलब पे जो ऊपर वाले का जैसा निज़ाम है ना, जैसे हम बने हुए हैं ना, हमारी तलब चीज़ों में बहुत लगी है ना, कि किसी के पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, किसी के पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, और किसी के पास खुदा के सिवा कुछ भी नहीं. बेशक. बट अगेन आपके साथ शायरी भी की थोड़ी हमने, विच इज अ सरप्राइज, बट आई एम हैप्पी. एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है. हम फ़ोन लेते हैं, फ़ोन स्मार्ट हो चुके हैं आजकल. बदलते वक्त का कुछ ऐसा फसाना हो गया कि इंसान बेवकूफ़ और उसका फ़ोन सयाना हो गया. ये वक्त है कि फ़ोन से हम लोग रिश्ते निभा रहे हैं, फ़ोन से हम लोग सब कर रहे हैं. कई बच्चे ऐसे हैं, 90% बच्चे ऐसे हो गए कि उनके फ़ोन में अपने माँ बाप के कॉल्स आते हो गए, लेकिन वो कॉल्स को नहीं उठाते, इग्नोर करते हैं या बहाने देते हैं. मैं एक ही बात कहूँगा कि आज ये कॉल्स आते हैं, इनकी कदर कर लो. नहीं तो उनसे पूछो जिनको ये कॉल्स देखने के लिए, जिनके मोबाइल में नंबर सेव है लेकिन कॉल्स आने बंद हो गए. वक्त के साथ साथ सभी को इस दर्द से गुजरना है. बिल्कुल. लेकिन रहते हुए उन कदर करना ना रहते हुए रोने से बेहतर है. और बहुत सही बात. आजकल देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बेटे के लिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कोई होगा, लेकिन एक बेटे के लिए, एक बेटा होने के नाते बोलूँगा कि एक बेटे के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसको. एक बेटे के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है? शायद अपने बाप को बोलना कि उसके साथ कितना मोहब्बत करते हैं. अपने बाप को गले लगाना पब्लिकली या कहीं पे, एक बेटे के लिए सबसे मुश्किल काम होता है. Of course. Well, let's end it on that note. That's how I end my podcast. आपने बहुत सही बात की. शायद हम, I think men are mostly emotional about their mothers too much, and they should be. Mothers do too much for us. There is no way I can define. बेटे का पहला प्यार माँ ही हो सकती है. Of course. और उस प्यार को जुतलाया नहीं जा सकता है, ना कभी वापस दिया जा सकता है, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट नॉट इवन अ लिटिल बिट. बट
I think us sab mein we overshadowed the father's love a little bit, Yes. and you said it very rightly, and I would like to leave this podcast at that. Thank you, bhai, for coming. I know you have other places to go to, and you came all the way from where you were, and I know how much of a social work you do, yet you found out time to come here. So I'm really glad you did this. Thank you for coming. Thank you everyone for joining. We'll be coming up with more and more. And people like Faizan, by just giving it more diversity to the podcast, is very interesting. And now we're going to come up with more and more. And I hope you all will like it. Thank you.